Continue with the class. So what we have been talking about is called the angle of repose. If I have an inclined plane and I keep a block on it, so initially the block is not going to fall down because there is certain friction provided by the block and the surface. But if you keep increasing the angle of the incline, there will be an angle jahan pe jaake the block is going to slide down, because at that particular angle what will happen is the force with which the block is falling down will become more than the force of friction. तो इस केस में वो जो एंगल होता है जहां पे जाके ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, इस एंगल को हम बोलते हैं इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. सो व्हाट एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली इज, if you have an inclined surface like this and this angle is theta, so yahan pe there is a block kept, the mass of the block is mg. So now what are the forces that are acting on this block? So the first force that is acting on this block is downwards, that is the mg, and then this mg will have two components. अगर तुम्हें components बनाने नहीं आते तो तुम पुराने chapters को एक बार revisit कर लो. तो इसके जब तुम दो components बनाओगे, एक force इसकी इस direction में होगी, this is gonna be mg cos theta. एक force इसकी इस direction में होगी, this will be called mg sin theta. एक इसका normal reaction होगा जो ये incline provide करेगा block को, this will be in this direction, normal. और एक फोर्स लगेगी ऊपर वाली डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कितनी होगी? जब तक ये फोर्स छोटी है mg sin थीटा, तब तक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो नीचे वाली फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शन. ये सारी कहानी हमने पहले पढ़ रखी है कि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, दिस दैट. और ये जो एंगल होता है when mg sin theta, when mg sin theta is equal to the frictional force कितनी होती है? mu times n, which is equal to mu times mg cos theta. When this force becomes equal to mu mg cos थीटा, इस टाइम पे जो तुम्हारी थीटा की वैल्यू आती है, इस टाइम पे जो तुम्हारी थीटा की वैल्यू आती है, दिस वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज. दिस वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज. ओके, आई होप तुम्हें ये पता होगा, सारी कहानी हमने कल पढ़ी थी. और इसमें तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा एंगल ऑफ रिपोज का, जब भी कोई इंक्लाइन का क्वेश्चन दिया होगा, कोई ब्लॉक पड़ा है इंक्लाइन पे, तुम्हें बेसिकली तीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तुम्हें पूरा सिनेरियो दे दिया जाएगा और तुम्हें तीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें इंक्लाइन दे रखा है, तुम्हें एंगल बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये सिनेरियो में जो ये ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा. Block would be in rest or motion. This is the first question that they will ask you in these types of questions. Second question वो तुमसे पूछेंगे कि अगर ब्लॉक रेस्ट पे है फिर तो ठीक है, अगर ब्लॉक मोशन में है, if the block is in motion, then what is the acceleration? अगर ब्लॉक मोशन में है तो एक्सेलरेशन कितनी एक्ट कर रही है. थर्ड क्वेश्चन जो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में पूछेंगे, the third question will be, what is the force of friction acting? What is the force of friction acting in the given scenario? तो तुम पहले ये वाले तीन questions नोट कर लो कि कोई भी जब तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा इंक्लाइन प्लेन वाले का, तो तुमसे इन तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. ठीक है, इसको तुम नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं. All right, the first question is, एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक मास पड़ा है ऑफ मास m, and the angle of repose
is given to be 37 degrees. Angle of repose is 37 degrees. And the angle incline का जो angle है that is 45 degrees. तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? ये तुम्हारे तीन क्वेश्चंस है, रेस्ट पे रहेगा या मोशन पे रहेगा, एक्सेलरेशन क्या होगी और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आंसर करना बहुत आसान है. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो रेस्ट पे रहेगा या मोशन पे रहेगा. तो तुम्हें पता है एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री. तो जो तुम्हारा इंक्लाइन का एंगल है दैट इज मोर देन 37 डिग्री. 37 डिग्री पे वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा. योर एंगल इज 45 डिग्री. तो इसका मतलब द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, चलना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ा आसान था, चलना स्टार्ट कर देगा. सेकेंड क्वेश्चन इज अगर वो चलना स्टार्ट कर देगा देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक. और उसके लिए तुम्हें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है. नीचे mg एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में mg cos 45, in this direction mg sin 45, this direction normal, this direction friction. ये तो नॉर्मल और mg cos 45 तो सेम ही हो जाएंगे. ये जो फ्रिक्शन है वो इस वाली वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी, बट फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी? दिस विल बी म्यू टाइम्स n. म्यू टाइम्स n मींस व्हाट? म्यू कितना है यहाँ पे? I know my theta r is 37 degree. So my tan of theta r is equal to, tan of theta r will be equal to the value of mu. tan of theta r तुम बड़े इजीली निकाल सकते हो. tan of theta r निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? You take an angle 37 degrees. तो इस ट्रायंगल में what are the values that you have? This is 3, this is 5, this is 4. तो sin 37 तुम्हें पता है, sin 37 is what? 3/5. sin 37 is 3/5. cos 37 भी तुम्हें पता है, cos 37 is what? 4/5. तो यहां से तुम्हारा tan 37 डिग्री निकल के आ जाएगा. 3/5 divided by 4/5 gives me 3/4. So this gives me 3/4. तो मेरे म्यू की वैल्यू यहां से निकल के आ गई. माई म्यू इज 3/4. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इसमें? सही है ना? प्लीज गिव मी अ थम्स अप. म्यू इज 3/4. Why 3/4? It's because tan 37 is 3/4. Why tan 37 is 3/4? Because of this. Sin 37 मेरे को पता है, cos 37 मेरे को पता है. Sin 37 by cos 35 is equal to tan 37. All right. So I know mu is 3/4. What is the normal reaction? mg cos 45. mg cos 45 is 1/√2. ये मेरी force of friction, और this is the value of mg√2. ये mg sin 45, ठीक है, mg√2 minus mg into 3/4√2. This is the net force acting on this block. This should be equal to mass times acceleration. यहां से तुम्हारा मास 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 कट जाएगा. यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो, इसकी कितनी आएगी? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक्सेलरेशन निकाल के देख लो इसकी कितनी आएगी.
ओके, आई होप तुमने कर लिया होगा। कट जाएगा यहाँ से, सो एक्सेलरेशन वुड बी g अपॉन रूट टू को तुम कॉमन ले सकते हो, g बाय रूट टू, एक्सेलरेशन इज 1 माइनस 3/4 is equal to 1/4 into g by root 2. This gives me 10 upon 4 into 1.414. ठीक है, ये तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सम 1.4 समथिंग। ठीक है, सो योर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1.4 समथिंग। वहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन। ओके, एक्सेलरेशन तुम निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुमने एक्सेलरेशन तो निकाल ली, यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालनी है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, उसके लिए तुम्हें मास पता होना चाहिए, और तुम यहाँ पे मास पुट कर दोगे, यहां से तुम्हारी फ्रिक्शन की फोर्स निकल आएगी। ठीक है, बहुत ही आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हम कल वाला टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं जो हमने कल किया था, तो हम सारे क्वेश्चंस कल वाले कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर दोगे m की, वहां पे तुम्हारा फ्रिक्शन निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अभी ये वाले क्वेश्चन में तुमने म्यू निकाला था, म्यू तुमने निकाला था tan थीटा लगा के, एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ था, तुमने म्यू निकाला था। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन सेम रहेंगे, अब तुम्हें म्यू दिया होगा और तुम्हें tan थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ये अभी हम कल वाला ही कर रहे हैं। ठीक है, कल जो हमने किया था उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं फिलहाल। सो दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल को तुम ले लो 53 डिग्रीज, ये एक यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है, और तुम्हें जो म्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.75। अब तुम्हें म्यू की वैल्यू 0.75 दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट योर tan थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, is equal to mu is equal to 0.75. Your theta r should be equal to 37 degrees. ये mu 0.75 देने का मतलब क्या हुआ, that your angle of repose is 37 degrees. I hope ये कैलकुलेशन तुम्हें क्लियर होगी। tan of theta is equal to 0.75. So theta r comes out to be 37 degree. इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम इसको मूव करना स्टार्ट करोगे इंक्लाइन को, तो 37 डिग्री के एंगल पे ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। 37 डिग्री के एंगल पे दिस ब्लॉक विल स्टार्ट टू स्लाइड्स डाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा मोशन में। क्यों मोशन में, क्योंकि ये वाला एंगल 37 से ज्यादा है। सो मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये जो ब्लॉक होगा वो मोशन में होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर ये मोशन में रहेगा तो कितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी। तो वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे एक mg cos थीटा एक्ट कर रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी विच विल बी इक्वल टू म्यू mg cos 53। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी म्यू mg cos 53। क्या ये मैंने सब कुछ सही लिखा है? और इस तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट विल बी mg sin 53। एक बार दोबारा चेक करो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्या ये मैंने सही लिखा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos 53। एंगल ऑफ रिपोज इज, angle of repose is what? 37 degrees. Angle of repose is 37 degrees. Let's revise, ठीक है, एक बार वापस आते हैं।
यहाँ पे एक हाथी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक पत्थर खड़ा है, उसको मेरे को पुश करना है। मान लो वो पुश होएगा 10,000 न्यूटन की फोर्स पे, एट अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन वो मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि 10,000 वो मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है मेरे को। तो मैंने उसको 1 न्यूटन से पुश किया, उसने भी मेरे को 1 न्यूटन से फ्रिक्शनल फोर्स से पुश किया। मैंने 5 न्यूटन से पुश किया, उसने फ्रिक्शन प्रोवाइड की 5 न्यूटन। मैंने 100 न्यूटन से पुश किया, उसने फ्रिक्शन प्रोवाइड की 100 न्यूटन। जब तक मैं 1000 न्यूटन फोर्स नहीं लगा देता उस पे, वो अपने उसके हिसाब से फ्रिक्शन को एडजस्ट करता रहेगा। जब मेरी फोर्स 1000 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगी, तब फ्रिक्शन वो 1000 से ज्यादा नहीं लगा पाएगा, तब मेरी फोर्स इज मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। यस, ये सारी चीजें हमने सीखी है ना पिछले कुछ क्लासेस में। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की। जब मैं उसको पुश करता हूं, अगर मेरी फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो वो मूव नहीं करेगा, वो इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। जब मेरी फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, तब वो मूव करना स्टार्ट करेगा, और उसकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो उसके बाद कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद वो हिलती नहीं है। तो इस केस में जब ने तुमने ब्लॉक को ऐसे ऐसे करके ऊपर फोर्स, बेसिकली जब मैं एंगल चेंज कर रहा हूं इंक्लाइन का, मैं ये वाली फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं, नीचे वाली फोर्स। तो जब मैं नीचे वाली फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं, तो उस तरफ उल्टे वाली साइड फ्रिक्शन भी इंप्रूव हो रही है, फ्रिक्शन भी इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे इंक्रीज होते होते फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? एट दिस एंगल, नो, जब ये एंगल आएगा 37 डिग्री, इस एंगल पे, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज, कि अभी वो वाला एंगल आ गया कि ऑब्जेक्ट ने जस्ट स्टार्ट करना, मूव कर दिया, कि तुम्हारी जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की फोर्स के जस्ट इक्वल होने वाली है, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इस एंगल ऑफ रिपोज में होता क्या है, मान लो ये 37 डिग्री एंगल पे आ गए, तो इस टाइम नीचे वाली फोर्स कितनी है? mg sin 37, और ऊपर वाली फोर्स कितनी आएगी? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इसको तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इस एंगल पे उसने मूव करना स्टार्ट किया ना। इसका मतलब ये जो mg sin 37 फोर्स है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना? ओके, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर सम रीजन दिस ऑल्सो कम्स इक्वल टू म्यू mg cos 37। ये म्यू mg cos 37 की भी इक्वल होएगी, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है? 3/4, 3/4। तो जब तुम इसको कैंसिल आउट करोगे, mg को और mg को कैंसिल आउट करोगे, cos थीटा को इधर लेके आओगे, तो यू नो दैट tan 37 इज इक्वल टू 3/4। बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तुम इसको ले लो mg sin 37, या फिर तुम इसको ले लो म्यू mg cos 37। लेकिन जब मैंने cos 37 के बाद उसका एंगल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एंगल मैंने कर दिया 38, 39, 40, 41, 42, तब फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। 3/4 mg cos 40 नहीं हो जाएगा अब ये, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट? म्यू mg cos ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज हमारा कितना है? 37 डिग्रीज। इससे ज्यादा वैल्यू फ्रिक्शन की नहीं हो सकती। प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, या फिर तुम इसको ये भी बोल सकते हो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट? mg sin 37, mg sin 37। इस टाइम पे एंगल ऑफ रिपोज जब हो गया था, उस टाइम पे जो नीचे वाली फोर्स थी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो आंसर हो गया कि ये मोशन में रहेगा, क्योंकि दिस एंगल 53 इज ग्रेटर देन दिस एंगल 37। अब हमें दूसरा क्वेश्चन आंसर करना है
कि नीचे वाली फोर्स 53 डिग्री पे नीचे वाली फोर्स इज mg sin 53, नीचे वाली फोर्स इज mg sin 53 और ऊपर वाली फोर्स इज व्हाट म्यू mg cos 37 या फिर यू कैन ऑल्सो राइट mg sin 37, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं म्यू mg cos 37, एक ही बात है ये दोनों सेम ही है, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दिस शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहां से तुम निकाल लो, पहले 53 की वैल्यू देख ले हम। If this angle is 37, this is 3, this is 5, this is 4. So sine 53 is what? 4 by 5. So ये mm काट दो. This is g times sine 53 is 4 by 5 minus 3 by 5 is equal to acceleration. So acceleration is 2 meter per second square. Acceleration is 2 meter per second square. ओके तो तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, फ्रिक्शन या तो ये है mg sin 53, ओके सॉरी ये फ्रिक्शन नहीं है, ओके फ्रिक्शन ये है, दिस इज नॉट फ्रिक्शन, ओके फ्रिक्शन ये है mg sin 37 या फिर म्यू mg cos 37, दोनों में से कोई भी तुम स्टेटमेंट उठा लो और उसमें m की वैल्यू पुट कर दो। मान लो यहाँ पे m दिया होता 1 kg, तो जो भी ये वैल्यू आ जाती g sin 37, g sin 37 का मतलब कितना है 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन तुम्हारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है। ओके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम खुद करना एक क्वेश्चन को। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबसे पहले तो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ओके तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, फिगर्स चेंज कर रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे सेम रहेंगे, तुम्हें बताना है रेस्ट में है या मोशन में, फिर तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन कितनी है, फिर तुम्हें बताना है कि एंगल कितना है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। ओके मैं फिगर्स चेंज कर रहा हूं अभी। सो लेट अस सपोज कि एक इंक्लाइन है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है इसका मास है 2 kg, 2 किलो मास है इसका। और जो एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ तुम्हें, एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्रीज, एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्रीज और ये जो थीटा है दिस इज 60 डिग्रीज। ओके तो तुम्हें ये 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है। सेकंड क्वेश्चन इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, थर्ड क्वेश्चन इसकी फ्रिक्शन क्या होगी। यू हैव 5 मिनट्स, प्लीज डू दिस।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तुमने आंसर कर लिया होगा बड़ी आसानी से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री, इंक्लाइन का एंगल 60 डिग्री है, तो मतलब पहली चीज तो क्या है, ये मोशन में है। ये तो मेरे को सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये मोशन में रहेगा। तो अगर ये मोशन में है तो एक और चीज मेरे को समझ में आती है कि अगर ये मोशन में है तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी वो वैल्यू होगी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस टाइम पे कितनी एक्ट कर रही होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, और ये वो वैल्यू है जो एंगल ऑफ रिपोज के टाइम पे नीचे की तरफ एम जी into sine 45. Okay, this is mg sine 45. I know this is the maximum value of friction. अगर तुम्हें इसको ऐसा नहीं लिखना है तो तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, this is mu mg cos 45. दोनों तरीके से लिख सकते हो, सेम ही चीज है, ठीक है। Now you know this mass is 2 kg, gravity is 10, you know sine 45 is 1 by root 2. So this comes out to be 14.1 Newton. ये तुम्हारी आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो ये तुम्हारी आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। हमने सी पार्ट को आंसर कर लिया कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। नाउ इस एंगल पे व्हेन द एंगल इज 60 डिग्रीज, जब 60 डिग्री एंगल है तो नीचे कितनी फोर्स लग रही होगी, नीचे फोर्स लग रही होगी एम जी साइन 60. mg sin 60 is what? 2 into 10 into root 3 by 2 is equal to 17.3. mg sin 60 क्या है, मैंने सिंपली ये रूट 3 की वैल्यू मैंने ले ली। So now F net comes out to be 17.3 minus 14.1 is equal to 3.2. F net comes out to be 3.2 and my acceleration will come out to be 1.6 meter per second square. So this is the answer to second part. Okay, you can ask me a question, you can unmute yourself and ask me a question अगर कोई डाउट रह गया इसमें तो। वैसे तो क्लियर होना चाहिए, ये समझ में आया? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस। ऑलराइट, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। अभी तक तो हम सिर्फ म्यू की एक वैल्यू ले रहे थे, मैं तुम्हें सिंपली एक म्यू दे रहा हूँ, लेकिन म्यू की दो वैल्यूज होती है ना। एक तो वो वैल्यू जब स्टैटिक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फ्रिक्शन का म्यू एस, और एक म्यू के होता है जब वो चलना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद जो वैल्यू होती है म्यू की वो अलग होती है, थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है ना, म्यू के थोड़ा सा कम होता है म्यू एस से, तो हम उसको तो कंसिडर कर ही नहीं रहे। अभी हम थोड़ा सा गलत कर रहे थे क्योंकि मैं चाहता था कि एकदम से वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे कि अगर कोई ब्लॉक है, उस
को ऐसे 37 डिग्री पे रख रखे हैं हमने, मान लो, ठीक है, और 37 नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दो इसको, 45 पे रख रखे हैं। अच्छा फिलहाल 37 पे रखो उसको, ठीक है, 37 पे रख रखे हैं। यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है जिसका मास है 2 किलो। नाउ अब यहाँ पे जो म्यू लगेगा, ये दो तरीके के म्यू होंगे ना, दो अलग अलग म्यू होंगे। तो जो यहाँ पे म्यू लग रहा है, पहला तो है म्यू एस विच इज 0.3, ओके, और फिर उसके बाद एक म्यू के, ओके, इसको ले लो तुम 0.4, फिर एक दूसरा है म्यू के विच इज इक्वल टू 0.3। अब जो म्यू के है वो म्यू एस से थोड़ा सा कम होगा, राइट, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो जाता है तो फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, आई होप यू हैव रिवाइज्ड ऑल दिस। ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया तो म्यू के थोड़ा सा म्यू एस से कम हो जाएगा। अब ये सिनेरियो है, 37 डिग्री एंगल है, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, तुम्हें फाइंड करना है ये रेस्ट में है या मोशन में। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन कर दो, क्या ये रेस्ट में है या मोशन में। जस्ट टेक अ मिनट, ट्राई दिस, क्या ये रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। ओके, ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, ये चेक करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है 37 डिग्री एंगल, क्या ये एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है या एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। तो वो चेक करने के लिए तुम्हें पहले एंगल ऑफ रिपोज निकालना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा एंगल ऑफ रिपोज कितना आएगा इस केस में, और एंगल ऑफ रिपोज निकालने का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, यू नो दैट tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ म्यू। अब यहाँ पे तुम म्यू के नहीं लोगे, ठीक है, ये 0.3 वैल्यू म्यू के की तब है जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज वो वैल्यू है जब ऑब्जेक्ट जस्ट चलना स्टार्ट होता है, जस्ट मूव करना स्टार्ट होता है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए यू विल हैव टू टेक दिस म्यू एस। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आई होप तुम्हें। तो हम म्यू एस यहाँ पे लेंगे। सो दिस एंगल ऑफ रिपोज का जो tan है दैट इज 0.4, 0.4। अब यहां से तुम्हारा कुछ थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4। अब ये जो tan इनवर्स 0.4 है तुम्हें चेक करना है। अब तुम्हें tan का वैल्यू तो पता नहीं है कि tan इनवर्स 0.4 कितना होता है। अब तुम्हें चेक करना है कि ये वैल्यू जो है वो tan 37 से ज्यादा है या कम है। ओके, सो नाउ यू ऑलरेडी नो दैट tan 37 is equal to what? 0.75. tan 37 is equal to 0.75। तुम्हें पता है tan 37 की वैल्यू 0.75 होती है। तो मतलब अगर किसी tan की वैल्यू 0.4 है तो ये जो एंगल होगा वो 37 से कम होगा। इज दिस क्लियर या मैं रिपीट करूं? गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। मैं बोल रहा हूं कि अगर tan ऑफ 37 की वैल्यू आ रही है 0.75 और हमारा वाला जो tan था थीटा आर उसकी वैल्यू आ रही है 0.4, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan 37 की वैल्यू आती है 0.75, हमारा वाला जो tan है एंगल ऑफ रिपोज उसकी वैल्यू आ रही है 0.4। इसका मतलब जो हमारा वाला थीटा है वो 37 से छोटा है, क्योंकि जो tan थीटा का ग्राफ होता है वो तुम्हें मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, आई डोंट नो कराया या नहीं अभी। अगर थीटा ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है ना, tan थीटा हमेशा ऊपर जाता रहता है। तो अगर tan 37 इज 0.75, तो अगर कोई ऐसा tan थीटा है जिसकी वैल्यू है 0.4, इसका मतलब ये वाला थीटा 37 से छोटा होगा। प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑल राइट,
तो हमें ये समझ में आ गया कि जो मेरा वाला थीटा है दैट इज थीटा ऑफ रिपोज दैट इज स्मॉलर देन दिस एंगल 37। तो अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री से कम है तो सबसे पहली चीज तो मेरे को ये समझ में आ गई कि ये ब्लॉक मूव करेगा, कि ये ब्लॉक मूव करेगा। अभी हम अपने एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल हो गया हमारा, हमारा एंगल ऑफ रिपोज जो थीटा आ रहा था वो 37 से कम था, लेकिन अभी एंगल 37 है। दैट मीन्स कि अभी ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आंसर हो गया दैट दिस ब्लॉक इज इन मोशन। ओके, नाउ you take another 2 minutes, try the second question। सेकेंड पार्ट या फिर थर्ड पार्ट में से कोई भी कर दो, या तो फ्रिक्शन निकाल के दिखा दो या फिर तुम एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दो। So friction is equal to 12 Newton. Friction is equal to 12 Newton, okay। कैसे किया कशिश? Sir, mg sin 37. mg sin 37। नहीं कशिश, वही सेम गलती ना तुमने किया, mg sin 37। तो ये अभी okay, सबसे पहले तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई ना कि ये जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकती क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, मूव करने का मतलब क्या है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो सकती थी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ चुकी है। इज दिस ओके कशिश? गिव मी द आंसर। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है इस पे, और ये एंगल दिया हुआ है हमें इंक्लाइन का 37 डिग्री। तो तुम मेरे को बोल रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तुमने निकाली 12 न्यूटन 37 डिग्री के हिसाब से mg 37। अगर ये मैं एंगल को बढ़ा दूं यहाँ पे, अगर मैंने इसकी जगह दे रखा होता 40 डिग्री, तो तुम फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते? mg sin 40। अगर मैं इसको 60 डिग्री कर देता तुम मेरे को बोलते mg sin 60। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं तो तुम मेरे को बोलोगे फ्रिक्शन एक्टिंग इज mg sin 90। बट दैट इज नॉट ट्रू, राइट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, एक बार जब वो मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन कर ली उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हैज नथिंग टू डू विद दिस एंगल। ये जो 37 डिग्री का एंगल है इसके साथ फ्रिक्शन का कुछ रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन का रिलेशन किसके साथ है? एंगल ऑफ रिपोज के साथ। एंगल ऑफ रिपोज कितना आता है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है फ्रिक्शन का। ओके, क्योंकि जब एंगल ऑफ रिपोज होगा उस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली मेरी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जब एंगल ऑफ रिपोज आएगा दैट इज थीटा आर,
उस टाइम पे द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, उस टाइम पे द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दैट इज एम जी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज. दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. और जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू यही रहेगी. या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स, अभी मैं तुम्हें ये नहीं दे रहा, ठीक है, ये म्यू अलग अलग नहीं है, एक ही है ये म्यू, ठीक है. तो ये समझ नहीं आया. ओके 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 ओके, लेट्स रिपीट दिस. अभी मैं तुम्हें म्यू की वैल्यू दे रहा हूँ 0.4. लेट्स रिपीट द होल थिंग. एक बार दोबारा चलते हैं, थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ठीक है. लेट मी थिंक. ओके, अच्छा जी, एक इंक्लाइन है, ठीक है. अब बड़े ध्यान से सुनो सब लोग. एक इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है. दिस इज 2 kg ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज 2 kg ऑब्जेक्ट. लेकिन इसको समझने से पहले मेरे को प्लेन वाली एग्जांपल समझ में आनी चाहिए. आई थिंक प्लेन वाली एग्जांपल तुमको सबको समझ में आ गई होगी. इफ दिस इज अ ग्राउंड, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, the maximum value of friction that this ground and this block can provide is, maximum value of friction is 100 Newton. तो जब मैंने यहां से पुश किया 5 न्यूटन से, मेरे को फ्रिक्शन भी उधर से पुश करेगी 5 न्यूटन. जब मैंने यहां से पुश किया 95 न्यूटन से, फ्रिक्शन भी इधर से पुश करेगी 95 न्यूटन. जब मैंने यहां से पुश किया 100 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी इधर से पुश करेगी 100 न्यूटन. जब मैंने यहां से पुश किया 101 न्यूटन, तो फ्रिक्शन इधर से कितना पुश करेगी 100, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है. मैंने इधर से पुश किया 110 न्यूटन, फ्रिक्शन इधर से कितना पुश करेगी 100 न्यूटन. मैंने इधर से पुश किया 200 न्यूटन, फ्रिक्शन इधर से कितना पुश करेगी 100 न्यूटन. सबसे पहले तो इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ठीक है जी. सो दिस इज द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऊपर वाली चीज, ठीक है. नाउ हमें ये वाली चीज समझ में आ गई कि फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती है. फिर एक पॉइंट आता है जिसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ सकती, फिर उसके बाद फ्रिक्शन सेम रहती है, ठीक है. अब हम पहले इसको इंक्लाइन मत लो, तुम देख लो, ये दूसरे तरीके का इंक्लाइन है कि इसका ना एंगल एडजस्ट हो सकता है. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस. इसका हम एंगल एडजस्ट करेंगे, थीटा को हम वेरिएबल रखते हैं, धीरे धीरे करके इसका थीटा बढ़ाएंगे. ओके, नाउ अभी स्टार्टिंग में थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्रीज. तो यहाँ पे ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है. जब 10 डिग्री थीटा है, उस टाइम पे यू इमेजिन दैट द ऑब्जेक्ट डजंट मूव. सो दिस इज जस्ट लाइक आई हैव एन इंक्लाइन, देयर इज एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इट. मैंने जस्ट 10 डिग्री एंगल रखा है. 10 डिग्री की एंगल पे the object is not moving. तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा है? This is the object. 10 degree angle पे the object is not moving. Okay, right now theta is 10 degree. The object is not moving. इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी फोर्स से इसको नीचे खींचा जा रहा है, सेम फोर्स फ्रिक्शन की अप्लाई हो रही है ना? Is this okay? Give me a thumbs up. कि जितनी फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रही है, that is mg sin 15. अभी नीचे फोर्स कितनी लग रही है इस पे? The force acting in the downward direction is, if this is 10 degree और ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट, force acting in the downward direction is mg sin 10 degree, ये वाला. लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, अभी तक इसने मूव नहीं किया. इसका मतलब क्या है? इसने मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सेम फोर्स लग रही है. जितनी ये फोर्स लगी mg sin 10, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सेम फोर्स लगी mg sin 10. Okay, now this has nothing to do with mu, this has nothing to do with cos. mg sin 10 अगर नीचे लग रहा है तो ऊपर भी mg sin 10 लग रहा होगा. फिर मैंने एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया, दिस एंगल को मैंने कर दिया 15 डिग्री. तो जब मैंने 15 डिग्री कर दिया तो नीचे फोर्स कितनी लग रही थी? mg sin 15. फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लगेगी? mg sin 15 सेम. ओके, क्योंकि मूव नहीं करा अभी तक. फिर मैंने इसको और थोड़ा बढ़ा दिया, मैंने कर दिया इसको mg sin 20. फ्रिक्शन भी उतनी लगेगी.
ठीक है, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, और द मैक्सिमम एंगल जहां तक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, और या फिर हम ये बोल सकते हैं वो एंगल जिस पे ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं द एंगल ऑफ रिपोज। इसको बढ़ाते 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 लेट्स से मैं इसको ले गया 45 डिग्री पे, एंड माय एंगल ऑफ रिपोज वाज इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो एकदम से 45 डिग्री पे माय वैल्यू ऑफ नीचे वाली फोर्स विल बिकम इक्वल टू फ्रिक्शन। तो इसको हम बोलते हैं नाउ द फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी sin 45. This is the maximum value of friction. This is the maximum value of friction. और वैसे हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, is mu times normal reaction. This is equal to mu times normal कितना है इस केस में, mg cos of 45. Is this clear? अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है? अभी हम एंगल बढ़ाते बढ़ाते उस एंगल पे पहुंच के जहां पे द ऑब्जेक्ट विल जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाली म्यू एम जी cos 45, और नीचे वाली फोर्स उस टाइम पे इतनी थी, और हमें पता है कि इस एंगल पे एट एंगल ऑफ रिपोज we know that the object just starts to move. इसका मतलब ये वाली चीज will be equal to this force. इन दोनों को जब तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हारा mg और mg कट जाएगा, और तुम्हारा क्या आ जाएगा, tan of theta repose. अब अगर ये थीटा है, tan of theta repose is equal to mu. Is equal to mu. Is this clear, Kashish? Okay, now अब मैंने क्या किया, एंगल ऑफ रिपोज तक तो मैंने उसका एंगल बढ़ा दिया। अब अगर मैं इससे भी ज्यादा एंगल बढ़ा दूं उसका, मान लो मैंने 85 डिग्री एंगल कर दिया, ठीक है, एंगल मैंने इंक्लाइन का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसका एंगल मैंने कर दिया 85 डिग्री, तो जो नीचे उसको फोर्स पुश कर रही है नीचे की तरफ, दिस विल बी mg sin ऑफ 85। ये वाली वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ गई mg sin 85, लेकिन फ्रिक्शन अभी इसके बाद नहीं बढ़ेगी। फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू आ गई उसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकती, मतलब जो तुम्हारी mg sin 45 वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, या फिर म्यू mg cos 45 जो है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तुम कैसे निकालते हो, एंगल ऑफ रिपोज से। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के लिए the only thing to be considered is angle of repose. अब मैं इसको 85 कर दूं, 86 कर दूं, 87 कर दूं, 90 कर दूं, इसको 77 कर दूं, 72 कर दूं, ये वाला एंगल मैं जितना भी बढ़ाता जाऊं, अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ चुकी है। वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ये चेंज नहीं होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर मैंने इतनी वैल्यू कर दी नीचे वाले की mg sin 85, अब यहाँ पे अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली फोर्स कितनी है mg sin 85, ऊपर वाली फोर्स कितनी है, या तो इसको उठा लो या फिर इसको उठा लो। मैं उठा रहा हूं mg sin 45, दिस इज द नेट फोर्स, यहां से मेरे को नेट फोर्स आ जाएगी, एंड दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर कशिश? हम अपने वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो तुमको मैंने क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या था कि एक इंक्लाइन है, वो अभी फिलहाल 37 डिग्री एंगल पे, 37 डिग्री एंगल पे, और इस पे एक ब्लॉक पड़ा है ऑफ मास इक्वल टू 2। ये 37 डिग्री एंगल पे इस पे एक ब्लॉक पड़ा है 2 किलो मास का, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं मूव करेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन सा सरफेस है ये, उसकी कितनी फ्रिक्शन है, वो कितनी फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हो सकता है ये ब्लॉक बर्फ पे पड़ा हो तो वो तो एकदम से स्लाइड कर जाएगा,
हो सकता है ये ब्लॉक किसी बहुत ही रफ सरफेस पे पड़ा हो, फिर ये मूव नहीं करेगा। तो उसके लिए मेरे को इन्होंने म्यू दे रखा है, माई म्यू इज गिवन टू बी 0.4। तो मेरे को क्वेश्चन में बोला गया कि ठीक है, अब तुम्हें म्यू दे दिया, हमें पता चल गया कि किस तरीके का सरफेस है। अब बताओ कि ये रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। ठीक है, तो ये रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा एंगल ऑफ रिपोज कितना है। क्योंकि अब इंक्लाइन को जब मैं मूव करना स्टार्ट करता हूं, तो जब वो एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा, तो एंगल ऑफ रिपोज के बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। एंगल ऑफ रिपोज निकाल के मैं उसको कंपेयर कर लूंगा अपने इंक्लिनेशन एंगल के साथ। तो एंगल ऑफ रिपोज मैं कैसे निकालता हूं? आई नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। आई नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो tan थीटा म्यू के इक्वल है, and mu is equal to 0.4, and mu is equal to 0.4, and I know that tan 37 is equal to 0.75। तो यहां से मेरे को पता चलता है, यहां से आई गेट टू नो दिस, कि ये जो मेरा थीटा आर है, थीटा आर, दिस इज स्मॉलर देन दिस एंगल 37। ओके, ये तो मैं सिंपल मैथमेटिक्स लगा के पता चल जाएगा कि अगर किसी चीज का tan 37.75 है और किसी और एंगल का tan है वो 0.4 है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है थीटा आर इज स्मॉलर देन 37। करेक्ट? गिव मी अ थम्स अप, दिस इज ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये पता चल गया कि जो थीटा आर है मेरा वो 37 डिग्री से कम है। इसका मतलब क्या है कि मेरा एंगल ऑफ रिपोज ऑलरेडी निकल चुका, दैट मींस दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रिक्शन की वैल्यू होती कितनी है? तुमने फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे को बताई ना 12 न्यूटन, वो तुमने 37 के हिसाब से बता दी। अब क्या मेरे को फील हो रहा है ये चीज की फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द एंगल ऑफ रिपोज। तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एंगल ऑफ रिपोज पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में मेरे को क्या पता है? आई ऑलरेडी नो दैट tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू 0.4। tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू 0.4। और मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? mg साइन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, mg sine of angle of repose. Now I know this m is 2, g is 10, sine of angle of repose ये अगर तुम्हें निकालना है, if this is theta, I know tan theta is 4 by 10, so this is 4, this is 10। क्या मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? This is under root of 116। तो यहां से sin theta comes out to be 4 by under root of 116। So this is the maximum value of friction that I can have. Okay, this can be written as 4 into 4 into 3 into 9. So this 2 2 3 root 3. So this is 40 by 3 root 3 Newton. This is the value of friction. ओके, थोड़ा थोड़ा सा फील हुआ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट हुआ। Yes, sir. So your value of friction depends upon the angle of repose. ओके, इसकी अगर तुम्हें एनालॉजी समझनी है तो तुम उससे हिसाब से समझना कि एक जो प्लेन में क्या होता है, इंक्लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ,
प्लेन में क्या होता है, व्हेन यू पुश समथिंग सेम तरह की फोर्स वापस आती है, और ये सेम तरह की फोर्स कब तक वापस आती है, जब तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन नहीं आ जाती। लेट्स से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 50 न्यूटन, तो जब तुम उसको 50 की न्यूटन से पुश करते हो, उसके बाद वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डजंट इंक्रीज आफ्टर दैट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। Similarly, the maximum value of friction is what? mg sine of theta. After this, the value of friction will not increase. All right. I will send you the video. Just go through the video once again, and we'll see you in tomorrow's class, 1 p.m. All right. सर नोट्स में से कुछ डाउट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं? Yes, yes. Send me the pictures and send me an audio message. नोट्स में मैंने अलग अलग लेवल की एग्जांपल्स दी हैं तुम्हें, सो देयर इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो उस एग्जांपल्स में से इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन जस्ट सेंड मी अ पिक्चर ऑफ द नोट्स एंड देन सेंड मी एन ऑडियो मैसेज। अगर तुम लिख के क्लियर कर सकते हो तुम्हारा क्या डाउट है, देन इट्स वेल एंड गुड। इफ यू आर अनएबल टू क्लियर योर डाउट लिख के, देन यू कैन सेंड मी अ पिक्चर एंड सेंड मी अ मैसेज, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ओके सर। ठीक है जी। All right everybody, thank you very much. I'll see you